जरा सोचिए, अगर ग्रेविटी न होती तो क्या होता? क्या पेड़ पर लगा फल जमीन पर गिरता? क्या चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता? और क्या आज हम स्पेस में सैटेलाइट्स भेज पाते? अब एक और सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे सवाल एक ही इंसान के दिमाग से निकले थे? आज हम जिन महान वैज्ञानिक की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। एक ऐसा नाम जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह ऑडियो बुक सिर्फ किसी वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे दिमाग की यात्रा है जिसने यूनिवर्स को समझने का तरीका ही बदल दिया था। यह कहानी है जिज्ञासा की, अकेलेपन की, संघर्ष की और उन विचारों की जिन पर आज की पूरी मॉडर्न साइंस खड़ी है। न्यूटन को अक्सर हम स्कूल की किताबों में सिर्फ लॉज और फार्मूला तक सीमित कर देते हैं, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन हो, ग्रेविटी का फार्मूला हो या कैलकुलस का जिक्र, बस और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या न्यूटन सिर्फ इतने ही थे या फिर उनके पीछे कोई और गहरी कहानी छुपी है? इस ऑडियो बुक में हम न्यूटन को सिर्फ एक साइंटिस्ट के रूप में नहीं देखेंगे, हम उन्हें एक इंसान के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा इंसान जो शांत था, गंभीर था, लेकिन जिसका दिमाग लगातार सवाल पूछता रहता था। आप सोच रहे होंगे कि आज के दौर में न्यूटन को जानना क्यों जरूरी है। आज हम स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन्स में उड़ते हैं, सैटेलाइट से बातें करते हैं, रॉकेट्स को स्पेस में भेजते हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं न्यूटन के दिए हुए प्रिंसिपल्स ही काम कर रहे हैं। न्यूटन ने मोशन को नियमों में बांधा, न्यूटन ने ग्रेविटी को समझाया, न्यूटन ने चेंज को मेजर करने की लैंग्वेज दी, जिसे आज हम कैलकुलस कहते हैं। असल में न्यूटन भी हमारी ही तरह इंसान थे, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले नहीं, ज़्यादा हंसने वाले भी नहीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी शांत रहकर देखना और बिना थके सोचते रहना। न्यूटन की दुनिया शोर से नहीं बनी थी, वो खामोशी से बनी थी। जब बाकी लोग जवाबों से संतुष्ट हो जाते थे, न्यूटन वही सवाल ढूंढते थे। न्यूटन से पहले भी वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक भी, लेकिन न्यूटन ने प्रकृति की कहानी की तरह नहीं, नियम की तरह पढ़ा। उन्होंने बताया कि प्रकृति मनमानी नहीं करती, वो एक तय व्यवस्था के अनुसार काम कर रही है, और अगर इंसान उस व्यवस्था को समझ ले तो वो यूनिवर्स को भी समझ सकता है। यह सोच अपने आप में ही क्रांतिकारी थी। न्यूटन के समय में दुनिया बदल रही थी, पुरानी मान्यताएं टूट रही थी, आंखों से देखी बातों पर सवाल उठाए जा रहे थे, और न्यूटन इस बदलाव के बीच चुपचाप अपने विचार गढ़ने में लगे थे। वो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वो सदियों से मानी जाती आई थी। वो तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और लॉजिक एक साथ न खड़े हों। न्यूटन का दिमाग सिर्फ सवाल नहीं पूछता था, वो जवाब को परखता भी था। यही वजह है कि आज जब कोई रॉकेट आसमान में जाता है या कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसमें न्यूटन की सोच सांस ले रही होती है। आज जब एक इंजीनियर पुल बनाता है या जब कोई मशीन चलती है तो मोशन के पीछे वही नियम काम कर रहे होते हैं जो कभी न्यूटन ने शांत कमरे में सोचे थे। और सबसे खास बात यह है कि न्यूटन ने यह सब तब किया जब उनके पास आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे। न कोई कंप्यूटर था, न कोई बड़े कैलकुलेटर्स, सिर्फ एक दिमाग था, एक कागज और एक अद्भुत एकाग्रता। न्यूटन के विचार तेज नहीं थे, वो गहरे थे, वो धीरे धीरे बनते थे, पर जब बनते थे तो सदियों तक टिक जाते थे। उनकी पर्सनालिटी आसान नहीं थी, वो लोगों को के लिए मुश्किल थे, वो खुद के लिए भी मुश्किल थे, लेकिन शायद उन्हीं मुश्किलों ने उन्हें वो बनाया जो वो बने। न्यूटन को समझना सिर्फ साइंस को समझना भर नहीं है, न्यूटन को समझना ये समझना है कि इंसानी सोच किस ऊंचाई तक जा सकती है अगर उसे पूरी ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, यह कहानी मेहनत की है, उस खामोशी की है और उस धैर्य की भी जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। न्यूटन ये साबित करते हैं कि महान बनने के लिए आवाज़ ऊंची होना जरूरी नहीं, दिमाग का साफ होना ज़्यादा जरूरी है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब एक छोटा सा बच्चा कमज़ोर शरीर के साथ इस दुनिया में आता है। किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि यह बच्चा भविष्य में पूरे यूनिवर्स को समझने की भाषा लिखेगा। चैप्टर 2। आइजैक न्यूटन की कहानी किसी राजमहल से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है अस्थिरता से, असुरक्षा से और एक ऐसे बच्चे से जिसके जिंदा रहने पर भी शक किया जा रहा था। 25 दिसंबर 1642 की रात, इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और एक घर जहां एक बच्चा जन्म लेता है, इतना कमज़ोर कि लोगों को लगता है कि यह ज़्यादा दिन जिएगा भी नहीं। आइजैक न्यूटन अपने पिता को कभी देख नहीं पाए, उनका देहांत न्यूटन के जन्म से पहले ही हो चुका था। इस तरह उनकी ज़िंदगी की शुरुआत एक खाली जगह के साथ हुई। जब न्यूटन अभी छोटे ही थे तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को अपने नाना नानी के पास छोड़ दिया गया। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे अपनी माँ का सहारा चाहिए, वो अचानक अकेला पड़ जाता है।
यहीं से न्यूटन के जीवन में एक अजीब सी खामोशी प्रवेश करती है, वो खामोशी जो आगे चलकर उनकी सोच की गहराई बन जाती है। न्यूटन ज़्यादा बोलने वालों में से नहीं थे। वो खेल के मैदान में भी भीड़ के बीच सहज नहीं महसूस करते थे। जहाँ दूसरे बच्चे दौड़ते थे वहाँ न्यूटन को देखना पसंद था। वो चीज़ों को गौर से देखते थे, लकड़ी की दरवाजे, हवा को घूमते पत्ते और घड़ी की सुइयाँ। हर चीज़ को देखकर उनके मन में सवाल उठता था कि आखिर सब ऐसा क्यों है। न्यूटन का बचपन भावनात्मक रूप से आसान नहीं था, लेकिन उसी अकेलापन ने उन्हें अंदर की दुनिया से जोड़ दिया था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, न्यूटन अपने खिलौने खुद बनाते थे। लकड़ी से बनी छोटी छोटी मशीनें, पवन चक्की के मॉडल, साधारण औजारों से असाधारण चीज़ें। ये सब शौक नहीं थे, ये संकेत थे एक ऐसे दिमाग के जो बनाने, समझने और सुधारने में खुशी महसूस करता था। स्कूल में भी न्यूटन का स्वभाव अलग था। शुरुआत में वो बहुत अच्छे छात्र नहीं माने जाते थे। उनकी मार्क्स भी साधारण थी, लेकिन एक बात साफ थी कि जब न्यूटन किसी चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं तो वो पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। कई बार उन्हें पढ़ते पढ़ते घंटों का पता ही नहीं चलता था। खाना पीना भूल जाना, आसपास की आवाज़ें न सुन पाना उनके लिए जैसे आम बात थी। न्यूटन के टीचर्स भी शुरुआत में उन्हें समझ नहीं पाए। वो न तो बहुत अनुशासित दिखते, न ही बहुत मिलनसार। लेकिन धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि न्यूटन की ताकत भीड़ में चमकने की नहीं, बल्कि अकेले गहराई में जाने की है। एक दिलचस्प बात यह है कि न्यूटन अपने मन में गुस्सा भी बहुत रखते थे। वो अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता था। बचपन में ही उन्होंने अपने ऊपर कुछ नोट्स लिखे, जिनमें उन्होंने अपने डर, अपने गुस्से और अपने सवालों को शब्दों में ढाला। ये आदत अपने विचारों को लिखना पूरी जिंदगी उनके साथ रही। न्यूटन को प्रकृति, पढ़ाई जाने वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें खुद से बात करना पसंद था। हवा क्यों चलती है, बारिश क्यों गिरती है, और जब कोई चीज़ ऊपर उछाली जाती है तो वो हमेशा नीचे क्यों आती है। शायद तब न्यूटन को खुद भी ये पता नहीं था कि ये सवाल उन्हें कहाँ ले जाने वाले हैं, लेकिन इतना ज़रूर था कि उनका दिमाग सवाल पूछने से थकता नहीं था। उनके बचपन की ये चुप्पी, ये दूरी, ये अकेलापन, ये सब कोई कमी नहीं थे। यही वो जीवन थी जहाँ अलग तरह की सोच उपज रही थी। न्यूटन को दुनिया को समझने के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें बस समय, खामोशी और सोचने की आज़ादी चाहिए थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि न्यूटन की महानता अचानक नहीं आई थी। वो धीरे धीरे बन रही थी, उन्हीं सवालों से जो एक चुप बच्चा अकेले बैठकर अपने मन में पूछता था। और यही चुप बच्चा आगे चलकर दुनिया को सोचने का नया तरीका देने वाला था। उस समय किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि इस खामोशी के भीतर इतना बड़ा यूनिवर्स भी छुपा हो सकता है। चैप्टर 3। आइजैक न्यूटन का बचपन बाहर से देखने पर बेहद साधारण लगता है, लेकिन अंदर से वो एक अलग ही दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ शोर कम था और सोच ज़्यादा। न्यूटन ज़्यादा दोस्त बनाने वाले बच्चों में नहीं थे। उन्हें भीड़ पसंद नहीं था। खेल कूद में भी वे बेहद अलग थलग ही रहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनका दिमाग शांत रहता था। असल में उनका दिमाग हमेशा चल रहा होता था। न्यूटन चीज़ों को सिर्फ देखते नहीं थे, वो उन्हें बेहद ही गहराई से उसके गहराई में उतरकर समझने की कोशिश करते थे। अगर कोई खिलौना टूट जाए तो वो उसे फेंक देने की बजाय उसे खोल कर देखते थे। ये जानने की कोशिश करते थे कि आखिर ये चलता कैसे होगा। उन्हें बनाने में मज़ा आता था, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन पूरी समझ के साथ। उन्होंने लकड़ी और धागों से छोटे मॉडल बनाए। ये सब किसी किताब से सीख कर नहीं हुआ था, ये सब क्यूरियोसिटी से पैदा हुआ था। न्यूटन के लिए दुनिया एक किताब की तरह थी और हर चीज़ उस किताब का एक पन्ना। वो हवा को महसूस करते थे, उसकी दिशा को नोटिस करते थे, और वो सूरज की रोशनी को देखते थे और उसके बदलते रंगों पर भी वो सोचते थे। कभी कभी वो घंटों अकेले बैठ जाते थे, न बोर होते न बेचैन। अकेलापन उन्हें डराता नहीं था, वो उन्हें जगह देता था, सोचने की जगह। स्कूल में न्यूटन शुरुआत में बिल्कुल साधारण छात्र माने जाते थे। उनकी परफॉर्मेंस एवरेज थी, शिक्षक भी उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते थे। लेकिन एक घटना ने न्यूटन के भीतर बहुत कुछ बदल दिया था। स्कूल में उनका एक झगड़ा हुआ एक साथी छात्र से। कहा जाता है कि उसने न्यूटन को नीचा दिखाया। उस दिन न्यूटन ने तय किया कि वो खुद को साबित करेंगे, लेकिन शोर मचाकर नहीं, बल्कि अपने मेहनत के दम पर। उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, धीरे धीरे, लगातार। न्यूटन रातों को पढ़ा करते थे, नोट्स बनाते, डायग्राम बनाते, हर चीज़ को अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते थे। वो सिर्फ याद नहीं करते थे, वो सवाल पूछते थे। अगर लेसन में कुछ समझ नहीं आता तो वो मान लेते थे कि समस्या किताब में नहीं, समस्या उनकी समझ में है, और वो उसी काम पर ध्यान देते।
न्यूटन की आदत उन्हें बाकी छात्रों से काफ़ी अलग कर रही थी। जहां दूसरे बच्चे एग्जाम पास करने की सोचते, वहां न्यूटन कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी क्लासमेट्स भी ये महसूस करने लगे कि न्यूटन कुछ अलग है। लेकिन न्यूटन को फ़र्क कोई नहीं पड़ा था। वो किसी से आगे निकलने के लिए नहीं पढ़ रहे थे, वो बस अपनी समझ बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। उनके भीतर एक अजीब सा अनुशासन था, खुद के लिए सख्त लेकिन अपने सवालों से ईमानदार। न्यूटन अक्सर अपने मन के विचार लिखा करते थे, छोटे छोटे वाक्यों में, बिना किसी सजावट के। ये लिखना उनकी सोच का विस्तार कर रहा था। माना जाता है कि उन्होंने अपने बचपन और किशोरावस्था में कई नोट्स बुक भरी, जिनमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और निजी थॉट्स भी शामिल थे। न्यूटन की इमेजिनरी दुनिया बेहद रिच थी, लेकिन वो कल्पना में खोने वाले नहीं थे। वो उसे समझ से जोड़ते थे। अगर उन्होंने कुछ इमेजिन किया तो वो उसे साबित करने की कोशिश भी करते थे। यही वजह है कि न्यूटन के लिए इमेजिनेशन और लॉजिक दोनों साथ चलते थे। इमेजिनेशन और लॉजिक एक उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुके थे। उनकी पर्सनालिटी धीरे धीरे एक इनवर्ड डायरेक्शन में बन रही थी। वो दूसरों से कम, खुद से ज़्यादा बात करना ही पसंद करते थे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन रही थी। न्यूटन किसी भी अथॉरिटी को आंख बंद करके नहीं मानते थे। अगर किताब में कुछ लिखा है तो वो पूछते थे कि क्या ये सच है, और अगर सच है तो क्यों। ये सोच उस समय बहुत अनकॉमन थी, लेकिन इसी सोच ने उनके दिमाग को एक नई दिशा दी। उनका बचपन किसी हीरो की कहानी जैसा नहीं लगता। कोई तालियां नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस एक शांत बच्चा जिसके पास सवाल थे और उन्हें पकड़ कर रखने की हिम्मत थी। आज जब हम न्यूटन को देखते हैं तो उनकी अचीवमेंट्स दिखती हैं, लेकिन उनकी असल नींव यहीं रखी गई थी, उन शांत दिनों में, उन अकेली शामों में और उन सवालों में जो किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। न्यूटन का इनर वर्ल्ड धीरे धीरे तैयार हो रहा था, और दुनिया को अभी पता नहीं था कि ये इनर वर्ल्ड एक दिन पूरे यूनिवर्स की समझ को बदल देगा। चैप्टर 4। जिंदगी में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान पहुंच तो जाता है, लेकिन असल में वहां पैदा होता है। आइजैक न्यूटन के लिए एक ऐसी जगह थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जब न्यूटन कैम्ब्रिज पहुंचे तब वो कोई मशहूर दिमाग नहीं थे, न कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पहचान, न कोई बड़ा नाम, बस एक शांत, गंभीर और खुद के भीतर डूबा हुआ युवक। न्यूटन ने कैम्ब्रिज में एक स्टूडेंट के रूप में शुरुआत की, लेकिन उनके सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं रहते थे। उस दौर की पढ़ाई आज की तरह स्ट्रक्चर्ड नहीं हुआ करती थी। कई विषय ऐसे थे जो भी पुराने विचारों पर टिके हुए थे। एरिस्टोटल्स की टीचिंग को बिना सवाल किए पढ़ाया जाता था, लेकिन न्यूटन का दिमाग यहाँ भी अलग तरह से काम करता था। वो पूछते थे कि क्या हर पुरानी बात सच जरूरी है? क्या अथॉरिटी होना सच होने की गारंटी है? कैम्ब्रिज में न्यूटन क्लास से ज़्यादा किताबों में जीने लगे। वो उन लेखकों को पढ़ने लगे जिन्होंने पुराने विचारों को चुनौती दी थी, जैसे गैलीलियो, केपलर और यूक्लिड। ये वो लोग थे जो दुनिया को देखने का नया नज़रिया दे रहे थे। न्यूटन के लिए ये किताबें सिर्फ जानकारी भर का साधन नहीं थी, बल्कि ये एक औजार थी जिनसे वो सोचना सीख रहे थे। कैम्ब्रिज में न्यूटन ने एक बहुत ज़रूरी बात सीखी थी, सच्चा ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं आता, वो सवाल करने से आता है। वो अपनी नोटबुक में हर कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में लिखते थे। अगर किसी थियरी में कोई खाली जगह दिखती तो वो वहाँ रुक जाते। उन्हें अधूरापन परेशान करता था। न्यूटन का पढ़ने का तरीका धीमा था लेकिन गहरा। वो एक ही आइडिया पर बार बार लौटते थे जब तक कि वो पूरी तरह साफ न हो जाए। कैम्ब्रिज में उन्हें फॉर्मल मैथमेटिक्स सिखाई गई, लेकिन उन्होंने खुद से उस मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाया। यूक्लिड की ज्योमेट्री उनके लिए शुरुआत थी, अंत नहीं। वो नंबर्स और शेप में मूवमेंट देखने लगे थे, चेंज देखने लगे थे। यहीं पर उनके दिमाग में कैलकुलस के बीज पड़ने लगे थे, लेकिन उस समय न्यूटन खुद भी नहीं जानते थे कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनका कोई प्लान नहीं था, उनके जीवन में कोई रोड मैप भी बना नहीं था, बस एक आदत थी हर विषय को गहराई से जानने की। कैम्ब्रिज का माहौल न्यूटन के लिए आसान नहीं था। वो सोशली एक्टिव स्टूडेंट नहीं थे, न डिबेट्स में आगे रहते न गैदरिंग्स में, लेकिन उनका कमरा, उनकी मेज, उनकी किताबें, यही उनकी असली दुनिया थी। वो देर रात तक पढ़ते थे, कैंडल की हल्की रोशनी में, कागज, पेन और अनगिनत कैलकुलेशंस। कई बार वो खुद से ही बहस करते थे, एक आइडिया लिखते, फिर काटते और एक नया सवाल खड़ा करते। न्यूटन को गलत होने से डर नहीं लगता था, गलत समझने से जरूर डर लगता था। इस दौर में न्यूटन की सोच और भी डिसिप्लिन्ड होती जा रही थी। अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछते थे, वो जवाब को प्रूफ के साथ चाहते थे। अगर कोई बात करेक्ट है तो वो हर कंडीशन में करेक्ट होनी चाहिए। ये एटीट्यूड न्यूटन की पूरी लाइफ को फाउंडेशन बन गया। कैम्ब्रिज में रहते हुए न्यूटन ने यह भी महसूस किया कि नॉलेज शेयर्ड हो सकता है, लेकिन सोच उधार नहीं ली जा सकती।
हर इंसान को खुद सोचना पड़ता है। यहीं से न्यूटन का साइंस के प्रति अप्रोच साफ होने लगा था। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिक्स, इन तीनों को अलग अलग नहीं, एक साथ काम करना है। उस समय तक साइंस में एक ऐसा इंटीग्रेशन बहुत रेयर था। न्यूटन इस मामले में अपने समय से काफ़ी आगे चल रहे थे, लेकिन इससे उन्हें तुरंत कोई पहचान नहीं मिली, ना ही कोई तालियां, ना कोई तारीफ। और शायद न्यूटन को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उनके लिए संतोष बाहर से नहीं, अंदर से आता था। जब कोई कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए तो वही उनकी रिवॉर्ड होती थी। कैम्ब्रिज ने न्यूटन को नाम नहीं दिया, कैम्ब्रिज ने न्यूटन को दिशा जरूर दे दी थी। यहाँ न्यूटन एक क्यूरियस बच्चे से एक डिसिप्लिन थिंकर बन रहे थे। उनका दिमाग अब सिर्फ सवालों से भरा नहीं था, वो स्ट्रक्चर सीख रहा था। स्ट्रक्चर जिसे आगे चलकर पूरी साइंस को एक नया फ्रेमवर्क मिलने वाला था। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह शांत छात्र, जो ज़्यादातर समय अकेले रहता है, आगे चलकर नेचर की भाषा को मैथमेटिक्स में बदल देगा। कैम्ब्रिज में बिताया गया यह समय न्यूटन के जीवन का वो मोड़ था जहां सोच आकार लेने लगी थी, और बहुत जल्द एक ऐसी परिस्थिति आने वाली थी जो न्यूटन को पूरी तरह अकेला कर देगी। लेकिन उसी अकेलेपन में उनके भीतर सबसे बड़े विचार जन्म लेने वाले थे। चैप्टर 5। कभी कभी जिंदगी हमें आगे बढ़ने के लिए रोक देती है। आइजैक न्यूटन की जिंदगी में एक ऐसा ही मोड़ आया जब बाहर की दुनिया अचानक थम सी गई थी। साल 1665 में इंग्लैंड में भयानक प्लेग फैल चुका था। लोग डर में थे, शहर खाली हो रहे थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी बंद कर दी गई थी। छात्रों को कहा गया कि वो अपने अपने घर लौट जाएं। न्यूटन के लिए ये कोई बड़ा बदलाव नहीं था। उनकी पढ़ाई अचानक रुक गई थी और रोज का रूटीन टूट गया था। लेकिन न्यूटन ने इस रुकावट को खाली समय नहीं माना। वो वापस लौटे अपने गांव, वही जगह जहां उनका बचपन बीता था। खेत, पेड़ और खुला आसमान। बाहर प्लेग का डर था, लेकिन न्यूटन की दुनिया भीतर से खुलती जा रही थी। अकेलापन न्यूटन के लिए नया नहीं था, लेकिन अब यह अकेलापन पूरा समय उन्हीं का हो गया था। कोई लेक्चर्स नहीं, कोई एग्जाम्स नहीं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, बस सोचने की आज़ादी। न्यूटन दिन भर ऑब्जर्व करते रहते थे। पेड़ से गिरता फल, धूप की दिशा और छाया का बदलना। वो हर छोटी चीज़ में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास कोई बड़ी लेबोरेटरी भी नहीं थी, ना कोई एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे, लेकिन जो था वो सबसे ज़रूरी था, और वो था एक फोकस दिमाग। इस दौरान न्यूटन ने मोशन पर गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने खुद से पूछा कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो रुकती क्यों नहीं, और अगर रुक रही है तो चलती कैसे है। उन सवालों से धीरे धीरे लॉज ऑफ मोशन के बीज तैयार हो रहे थे। लेकिन उस समय तक न्यूटन इन्हें लॉज नहीं कहते थे। उनके लिए ये नेचुरल बिहेवियर को समझने की कोशिश भर थी। इसी आइसोलेशन में न्यूटन ने चेंज को मेजर करने की ज़रूरत महसूस की। मूवमेंट यूनिफॉर्म में नहीं होता, स्पीड बदलती है, डायरेक्शन बदलती है, तो चेंज को एक लैंग्वेज चाहिए। यहीं से कैलकुलस जैसे विचार उनके मन में आकार लेने लगे। कोई नाम नहीं, कोई फॉर्मल डिफिनेशन नहीं, बस काम करता हुआ था तो लॉजिक। न्यूटन अलग अलग प्रॉब्लम्स खुद बनाते थे और फिर खुद ही उनका हल निकालते थे। कभी कभी वो एक प्रॉब्लम पर कई दिनों तक अटक जाते थे, लेकिन हार नहीं मानते थे। वो पीछे हटते, फिर नए एंगल से उसी सवाल पर लौटते। इसी दौरान उनका ध्यान लाइट पर भी गया। सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर से आती थी, कभी तेज, कभी फीकी। न्यूटन ने देखा कि लाइट एक जैसी नहीं होती, उसमें भी वेरिएशन होता है। ये ऑब्जर्वेशंस बाद में ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट्स की नींव बने। लेकिन उस समय न्यूटन ये सब किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे, ना ही पब्लिश करने की चिंता, ना नाम कमाने की इच्छा। वो बस समझना चाहते थे। प्लेग के साल न्यूटन के लिए बाहर से देखने पर खाली लग सकते हैं, लेकिन साइंस के इतिहास में ये सबसे प्रोडक्टिव समयों में से एक है। इतने कम समय में इतने बड़े विचार बहुत कम लोगों के दिमाग में आए हैं। बाद में हिस्टोरियंस ने इस समय को न्यूटन का एनस मिराबिलिस कहा, मतलब अद्भुत वर्ष। लेकिन न्यूटन के लिए ये कोई मिरेकल नहीं था, ये नेचुरल रिजल्ट था धैर्य, अकेलेपन और डीप थिंकिंग का। जब बाहर की दुनिया बीमार थी, डरी हुई थी, अस्थिर थी, तब न्यूटन का दिमाग शांत और स्थिर बना हुआ था और पूरी तरह फोकस्ड भी था। यही उनके जीवन की महान खोजों के बीज मजबूती से जम गए। बहुत जल्द ये विचार कागज से निकलकर दुनिया के नियम बनने वाले थे, लेकिन तब तक न्यूटन अकेले थे, खामोशी में अपने सवालों के साथ। और शायद यही वो माहौल था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, अपने समय से बेहद आगे सोच पाने के लिए। चैप्टर 6। हम हर रोज चीज़ों को चलते हुए देखते हैं, चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ बच्चा और हवा में उछलती हुई गेंद। ये सब कितना सामान्य लगता है कि हम कभी रोक कर सोचते भी नहीं कि आखिर ये मूवमेंट हो कैसे रहे हैं। आइजैक न्यूटन ने यहीं रुक कर सोचा था। उनके लिए मूवमेंट कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक सवाल था। अगर कोई चीज़ एक बार चलने लगती है तो वो रुकती क्यों नहीं।
और अगर वो रुकी हुई है तो अपने आप चल क्यों नहीं पड़ती। न्यूटन ने देखा कि प्रकृति में मूवमेंट रैंडम नहीं है, इसके पीछे कुछ नियम है, और उन्हीं नियमों को उन्होंने स्पष्ट रूप से शब्दों और मैथमेटिक्स में रखा। यही नियम आज लॉज ऑफ मोशन के नाम से जाने जाते हैं। पहला नियम बहुत शांत सा है लेकिन उतना ही गहरा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक ही गति में चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम न करे। न्यूटन ने समझाया कि मूवमेंट को बनाए रखने के लिए कोई फोर्स जरूरी नहीं होता, असल में फोर्स मूवमेंट बदलने के लिए चाहिए। ये सोच उस समय के लिए काफ़ी अलग थी। लोग मानते थे कि चीज़ें चलती हैं क्योंकि उन पर फोर्स लगाया जाता है। न्यूटन ने बताया नहीं, वो रुकती हैं क्योंकि फ्रिक्शन होता है। दूसरा नियम मूवमेंट को नंबर्स में बदल देता है, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा इफेक्ट, लेकिन वो इफेक्ट वस्तु के मास पर भी निर्भर करता है। सरल शब्दों में कहें तो हल्की चीज़ों को हिलाना आसान है, भारी चीज़ों को कठिन। न्यूटन ने फोर्स, मास और एक्सीलरेशन के बीच स्पष्ट संबंध दिखाया था। यही नियम आज हर इंजन, हर मशीन और हर व्हीकल की आत्मा की तरह काम करता है। तीसरा नियम सबसे ज़्यादा संतुलित है। हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जब आप ज़मीन पर पैर रखते हैं तो ज़मीन भी आपको उतनी ही ताकत से धक्का देती है। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो गैसें नीचे की ओर तेज़ी से निकलती हैं। ये टकराव नहीं है, वो संतुलन है। न्यूटन ने दिखाया कि प्रकृति एक तरफा काम नहीं करती, वो हर चीज़ का जवाब देती है। इन तीनों नियमों में सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट्स पर नहीं, हर चीज़ पर लागू होते हैं। छोटी गेंद से लेकर बड़े ग्रह तक न्यूटन ने मूवमेंट को एक यूनिवर्सल परिभाषा दे दी थी, एक ऐसी भाषा जिसे कोई भी समझ सकता है अगर वो ध्यान से देखे। इन नियमों में एक सोच निकली, नेचर प्रिडिक्टेबल है। अगर आप इनिशियल कंडीशन जानते हैं तो आप मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज फिजिक्स, इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स सब कुछ इन्हीं नियमों पर खड़ा है, लेकिन न्यूटन के लिए ये सिर्फ इक्वेशंस नहीं थे, ये एक समझ थी, एक साफ नज़र थी। उन्होंने हमें बताया कि चाओस के पीछे ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर को समझना इंसान के बस में है। जब न्यूटन ने ये नियम सोचे थे तब उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले समय में पूरी दुनिया इन्हीं पर भरोसा करने वाली है, लेकिन ये इतना ज़रूरी था कि उन्हें मूवमेंट को सिर्फ देखा नहीं बल्कि समझा भी था, और इसी तरह रखा गया सदियों बाद भी कि वो उतना ही आज भी सशक्त लगता है। यही न्यूटन की असली ताकत थी, देखी हुई दुनिया के पीछे छुपे हुए नियमों को साफ करना, बिना शोर, बिना दिखावे और सिर्फ समझ के साथ। चैप्टर 7। हम ज़मीन पर खड़े रहते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं और कभी ध्यान नहीं देते कि आखिर हम गिर क्यों नहीं जाते, लेकिन न्यूटन ने यही ध्यान दिया। उनके लिए गिरना एक घटना और एक सवाल जैसी नहीं थी। न्यूटन को लगा कि इसके पीछे कोई इनविजिबल फोर्स काम जरूर कर रही है। न्यूटन ने देखा कि सिर्फ फल ही नहीं गिरते, बारिश की बूंदें भी नीचे आती हैं, पत्थर भी और इंसान भी। अब सवाल था कि क्या ये फोर्स सिर्फ पृथ्वी पर काम करती है। न्यूटन ने अपना नज़रिया और बड़ा किया और उन्होंने आसमान की तरफ देखा। चांद, तारे, ग्रह। चांद पृथ्वी के चारों ओर अपनी जगह से गिरता क्यों नहीं, और अगर वो गिर रहा है तो गिरते गिरते पृथ्वी से टकराता क्यों नहीं। यही न्यूटन ने बहुत बड़ी बात समझ ली थी। वही फोर्स जो फल को नीचे खींचती है, वही फोर्स चांद को उसकी कक्षा में बांधे रखती है। फोर्स अलग नहीं है, मास अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है। न्यूटन ने पहली बार बताया कि पृथ्वी और आकाश अलग अलग दुनिया नहीं है, दोनों पर एक ही नियम लागू होते हैं। यह सोच उस समय क्रांतिकारी थी। लोग मानते थे कि जमीन के नियम अलग हैं और आकाश के अलग। न्यूटन ने कहा नहीं, यूनिवर्स एक ही नियम मानता है। उन्होंने गणित की मदद से इस फोर्स को बताया, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा खिंचाव की ताकत, और जितनी ज़्यादा दूरी उतनी ही कम ताकत। सरल शब्दों में भारी चीज़ ज़्यादा खींचती है और दूर की चीज़ कम असर महसूस करती है। यही विचार यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाया। यूनिवर्सल क्योंकि यह सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। न्यूटन ने यह नहीं कहा कि वो ग्रेविटी को देख सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि वो इसके असर को समझा सकते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर था। इस नियम की मदद से हम ये समझ पाए कि ग्रह अपनी कक्षा में कैसे चलते हैं, क्यों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और क्यों वो सीधे उससे टकरा नहीं जाती। न्यूटन की ग्रेविटी ने स्पेस को एक स्ट्रक्चर दिया, रैंडम मूवमेंट की जगह एक डिसिप्लिन डांस। इस रूल ने बिना स्पेस साइंस की कल्पना करना भी काफ़ी मुश्किल है। सैटेलाइट सही ऊंचाई पर कैसे टिकते हैं, रॉकेट्स कितनी ताकत से ऊपर जाएंगे, ये सब कैलकुलेशन ग्रेविटी पर निर्भर करती है। लेकिन न्यूटन के समय में ये सब सिर्फ संभावनाएं थी। उन्होंने जो किया वो दिशा की देन था। उन्होंने बताया कि ये दुनिया किसी जादू से नहीं चलती,
ये नियमों से चलती है। ग्रेविटी ने इंसान के सोचने का स्तर बदल दिया था। पहली बार इनविजिबल को लैंग्वेज मिल रही थी। आज भी जब आप किसी ऊंचाई से नीचे देखते हैं या आसमान की तरफ देखते हैं तो वही फोर्स शांत होकर काम कर रही होती है। कोई आवाज़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपना काम। न्यूटन की ग्रेविटी हमें सिखाती है कि जो दिखाई नहीं देता वो ज़रूरी नहीं है कि कमज़ोर हो। कई बार सबसे ताकतवर चीज़ शांत होती है, और न्यूटन उन्हीं शांत ताकतों को समझने वाले वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमें ज़मीन से जोड़ते हुए आसमान तक सोचने की क्षमता दी, और यही ग्रेविटी की सबसे बड़ी देन भी है। चैप्टर 8। ग्रेविटेशन एक ऐसी शक्ति है जिसे हम न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं, लेकिन इसके बिना आधुनिक इंजीनियरिंग की पूरी दुनिया अधूरी पड़ जाती है। आज हम ऊंचे पुल बना रहे हैं, विशाल इमारतें खड़ी कर रहे हैं, सटीक सैटेलाइट्स भेज रहे हैं और दुनिया को जोड़ने वाले फ्लाइट पाथ्स भी तैयार कर रहे हैं। पर इन सब की नींव में एक ही अदृश्य आधार है, न्यूटन का ग्रेविटेशन का नियम। आप जब किसी स्काई स्क्रैपर को देखते हैं तो उसकी सुंदरता पहली नज़र में ही मन मोह लेती है, लेकिन असली सवाल यह है कि वो इमारत गिरती क्यों नहीं, वो संतुलन कैसे बनाए रखे हुए है। इस सवाल का जवाब 300 साल पहले दिए गए एक सरल विचार में छिपा है। हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। इंजीनियर इसी आकर्षण को, इसी पुल, इसी बैलेंस को माप कर दुनिया भर की स्ट्रक्चर का भार, उनका केंद्र, उनकी स्टेबिलिटी तय करते हैं। और यह सब न्यूटन के उस नियम से शुरू हुआ जिसने ग्रेविटी को साइंस की भाषा दी। जब आप किसी पुल पर चलते हैं, कारें उसके ऊपर से गुजरती हैं, हवाएं उस पर दबाव डालती हैं, तो पुल हर पल ग्रेविटी से बातचीत कर रहा होता है। इंजीनियर न्यूटन के नियमों का इस्तेमाल करके यह तय करते हैं कि पुल कितना लोड सह सकता है, किस तरह के एंगल पर बीम रखी जाए, फाउंडेशन कितनी गहरी हो और वाइब्रेशंस कितने सुरक्षित रह सकते हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि मॉडर्न इंजीनियरिंग में ग्रेविटी कांस्टेंट जी का इस्तेमाल सिर्फ पुलों में नहीं, बल्कि एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, क्रेन्स, डैम्स, रेल सिस्टम, हर जगह किया जाता है। न्यूटन ने ग्रेविटी को सिर्फ एक फोर्स नहीं बताया था, उन्होंने दिखाया था कि मोशन और ग्रेविटी हमेशा साथ चलते हैं। इसी पार्टनरशिप को आज की इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा अपनाया जा रहा है। अब चलिए आसमान की ओर देखते हैं, जहां सैटेलाइट्स अपनी तय राहों पर घूम रही है। जीपीएस, वेदर फोरकास्ट, कम्युनिकेशन, ये सब वही कर रहे हैं जो न्यूटन ने कहा था। कोई वस्तु जब एक बार गति में आ जाए तो वो तब तक चलती रहती है जब तक कोई फोर्स उसे रोक न दे। सैटेलाइट को स्पेस में फॉलिंग अराउंड द अर्थ कहा जाता है। वो नीचे गिरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पीड उसे धरती के चारों ओर घुमाती रहती है। यह संतुलन न्यूटन के ग्रेविटी मॉडल की परफेक्ट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। इंजीनियरिंग टीमें ऑर्बिट तय करती हैं, समय बस वही मैथ सॉल्व करती है जो न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में बनाया था। यानी मॉडर्न स्पेस टेक्नोलॉजी, लॉन्च व्हीकल से लेकर जीपीएस तक, न्यूटन की फिजिक्स पर कदम कदम चलती है। अब वापस धरती की ओर लौटते हैं, इमारतों के बीच, सड़कों पर और कारखानों में। इंजीनियरिंग में सेफ्टी फैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। कोई स्ट्रक्चर ग्रेविटी के नीचे कितना सर्वाइव करेगा, किस पॉइंट पर वह टूट सकता है, कितना भार उस पर डालना सुरक्षित होगा, ये सारे उत्तर न्यूटन की इक्वेशंस के बिना अधूरे हैं। उनका मोशन का दूसरा नियम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आज भी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स की नींव है। जब इंजीनियर किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो वो सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं जोड़ रहे होते, वो ग्रेविटी के बिहेवियर को भी पढ़ रहे होते हैं। वहाँ कहाँ ज़्यादा दबाव पड़ेगा, कहाँ बेंडिंग होगी, कहाँ सपोर्ट सबसे मजबूत होना चाहिए। न्यूटन के नियम इन हर सवाल का शांत और गणितीय जवाब देते हैं। एयरप्लेन्स भी इसी इनविजिबल फिजिक्स पर भरोसा करते हैं। जहाज का वजन, उनके लिफ्ट फोर्स, उसका एक्सेलरेशन, सब न्यूटन के फिजिक्स के नियमों का रिजल्ट है। पायलट की कॉकपिट के अंदर हर गेज, हर कैलकुलेशन न्यूटन के नियमों पर ही टिक कर चलता है। आज आप फ्लाइट, ब्रिज या स्काई स्क्रैपर्स की जब बात करते हैं, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। रोबोटिक्स, बायोमैकेनिक्स और ऑटोमेटिव डिज़ाइन, रेलवे टनल्स, हर इंजीनियरिंग फील्ड में यह मानकर चलती है कि न्यूटन का नियम सही था। एक तरह से मॉडर्न इंजीनियर न्यूटन का स्टूडेंट है, भले ही वो इसे महसूस न करे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टीन के बाद में ग्रेविटी को एक नई डेप्थ मिली, लेकिन इंजीनियरिंग अभी भी न्यूटन के नियमों का उपयोग करती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट घर से लेकर हाईवे तक न्यूटन फिजिक्स के स्केल पर परफेक्टली काम करते हैं। न्यूटन की ग्रेविटी केवल आकाश की कहानी नहीं है, यह हर स्ट्रक्चर की रीढ़ है, हर कैलकुलेशन की ज़मीन है और हर सेफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन के भरोसे की आधार है। और शायद यही कि न्यूटन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जो आज भी बदला नहीं। उनके विचार साइंस की किताबों में नहीं, हर शहरों की दीवार, हर पुल के ढांचे और हर मशीन के भीतर मौजूद है। न्यूटन ने सिर्फ ग्रेविटेशन को समझा नहीं, उन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया कैसे टिकती है, कैसे चलती है और हम इसे कैसे और सुरक्षित बना सकते हैं।
मॉडर्न इंजीनियरिंग को उन्होंने अदृश्य नियमों पर खड़ी पाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पर खड़ी है। चैप्टर 9। दुनिया कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। हर चीज़ बदलती है, धीरे या तेज, लेकिन लगातार। हवा की गति बदलती है और नदी का बहाव भी बदलता है। चलती हुई गाड़ी की स्पीड भी बदलती है। आइजैक न्यूटन ने इसी बदलाव पर ध्यान दिया। उनके सामने एक साफ समस्या थी। मूवमेंट को तो लॉज से समझाया जा सकता था, लेकिन मूवमेंट के बदलने की गति को कैसे मापा जाए। न्यूटन समझ गए थे कि प्रकृति सिर्फ पोजीशन में नहीं, चेंज में भी छुपी हुई है। अगर कोई चीज़ एक ही गति से चल रही होती तो मामला आसान था, लेकिन असली दुनिया में स्पीड बढ़ती है, घटती है और डायरेक्शन भी बदलता है। तो सवाल यह था कि चेंज को मेजर कैसे करें। उस समय तक मैथ्स में कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जो चेंज को ठीक से समझा सके। न्यूटन ने यही कमी महसूस की। उन्होंने सोचा, अगर किसी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो हर छोटे बदलाव को समझें तो शायद पूरी मूवमेंट साफ हो सके। यहीं से कैलकुलस जैसे सोच पैदा हुई। न्यूटन ने इसे कोई बड़ा नाम नहीं दिया, उनके लिए बस ये एक टूल था, एक टूल जिससे वो नेचर के बिहेवियर को समझ सकें। उन्होंने चेंज को इंस्टेंट लेवल पर देखने की कोशिश की, मतलब किसी एक पल में क्या हो रहा है, जैसे अभी इस ठीक पल में गाड़ी की स्पीड क्या है, न पहले न बाद में। इस सोच ने डेरिवेटिव्स को जन्म दिया और फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा, अगर हम स्मॉल चेंजेस को जोड़ते जाएं तो क्या हम पूरी पिक्चर समझ सकते हैं। यहीं से इंटीग्रेशन का विचार आया। न्यूटन के लिए डेरिवेटिव और इंटीग्रल अलग चीज़ें नहीं थी, वो एक प्रोसेस के दो हिस्से थे, चेंज को समझना और चेंज को जोड़ना। इस होल सिस्टम को बाद में कैलकुलस कहा गया। न्यूटन ने ये सब किसी क्लासरूम में बैठकर नहीं किया था। ये काम कागज़, पेन और अकेले समय में हुआ, बिना किसी सिलेबस के और बिना किसी गाइडलाइन के। उनका एम मैथ बनाना नहीं था, उनका एम नेचर को समझना था। कैलकुलस ने न्यूटन को नई ताकत दी कि वो मोशन को नंबर्स में कैसे बदल सकें। अब वो बता सकते थे कि कोई वस्तु किस पल कितनी तेज चल रही है और कितनी तेजी से उसकी गति बदल रही है। ग्रेविटी के इक्वेशंस कैलकुलस के बिना अधूरे रहते। लॉज ऑफ मोशन सिर्फ आइडिया बनकर रह जाता। कैलकुलस ने इन सब को एक वर्किंग सिस्टम में बना दिया था। आज कैलकुलस सिर्फ फिजिक्स में नहीं है, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, हर जगह चेंज को समझने के लिए कैलकुलस मौजूद है। लेकिन न्यूटन के समय में इसका असर तुरंत दुनिया को नहीं दिखा था, क्योंकि न्यूटन अपनी डिस्कवरीज को दिखाने में तेज नहीं थे। वो पब्लिश करने से ज़्यादा परफेक्ट करने पर ध्यान देते थे। इसी वजह से लेटर समय में कैलकुलस को लेकर विवाद भी हुए। लेकिन एक बात साफ है कि न्यूटन ने चेंज की भाषा दुनिया को बता दी थी। उन्होंने बताया कि दुनिया स्टैटिक नहीं है और उसे समझने के लिए स्टैटिक मैथ काफ़ी नहीं। कैलकुलस हमें ये सिखाता है कि किसी भी सिस्टम को समझने के लिए उसके बदलाव को समझना ज़रूरी है। न्यूटन की ये खोज शायद पेपर पर थी, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में होने वाला था। जहाँ भी कुछ बदल रहा है वहाँ न्यूटन की सोच आज भी जिंदा है। चेंज की भाषा शांत होती और गहरी होती है, और न्यूटन इसी भाषा के क्रिएटर थे। चैप्टर 10। रोशनी हमें इतनी स्वाभाविक लगती है कि हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। दिन में उजाला, रात में अंधेरा, रंग, छायाएं। लेकिन आइजैक न्यूटन ने रोशनी को भी सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने उससे सवाल बना दिया। उनके समय में लोग मानते थे कि रंग किसी वस्तु की प्रॉपर्टी होते हैं या फिर रोशनी में कोई कमी या मिलावट होती है। न्यूटन इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो इसे साबित किया जाना चाहिए। और यहीं से उनके फेमस ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। न्यूटन ने एक साधारण प्रिज्म लिया, ट्रायंगल शेप का एक कांच। उन्होंने सूरज की रोशनी को उस प्रिज्म से गुजारा और जो उन्होंने देखा वो नई बात नहीं थी। रोशनी टूटकर 7 रंगों में बट गई। लेकिन न्यूटन यही नहीं रुके। लोग पहले भी इंद्रधनुष देखते आए थे, लेकिन न्यूटन ने पूछा, ये रंग आते कहाँ से हैं। उनके एक्सपेरिमेंट को उल्टा करके भी देखा। जब उन्होंने उन्हीं रंगों को दूसरे प्रिज्म से गुजारा तो फिर से सफ़ेद रोशनी बन गए। यही वो पल था जहाँ न्यूटन ने एक बात बहुत साफ समझी, सफ़ेद रोशनी सिंपल नहीं है, वो कई रंगों का मिश्रण है। रंग किसी वस्तु की वजह से नहीं बनते, रोशनी की अपनी नेचर है। ये ऑब्जर्वेशन उस समय की सोच से पूरी तरह अलग थी। न्यूटन ने बताया कि हर रंग की अपनी वेवलेंथ होती है और अपना बिहेवियर भी होता है, और जब रोशनी किसी मीडियम से गुजरती है तो अलग अलग रंग अलग अलग ढंग से मुड़ते हैं। न्यूटन ने ऑप्टिक्स को रहस्य से निकालकर साइंस बनाया। उन्होंने दिखाया कि विजन सिर्फ आंखों का नहीं, वो रोशनी की फिजिक्स से जुड़ा है। उनके एक्सपेरिमेंट सिंपल थे, लेकिन वो डिसिप्लिन थे। कोई जादू नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं, बस ऑब्जर्व करना, नोट करना और रिपीट करना।
न्यूटन ने लेंसेज पर भी काम किया। उन्होंने ये पाया कि ट्रेडिशनल टेलीस्कोप्स में कलर डिस्टॉर्शन होता है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बनाया, एक ऐसा टेलीस्कोप जो लेंसेज की जगह मिरर्स का इस्तेमाल करता था। आज भी ज़्यादातर पावरफुल टेलीस्कोप्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ऑप्टिक्स पर न्यूटन का काम सिर्फ एकेडमिक नहीं था, इसने फोटोग्राफी, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक को प्रभावित किया। आज जो हम साफ इमेजेस देखते हैं उनके पीछे न्यूटन की समझ छुपी हुई है। लेकिन न्यूटन की ऑप्टिक्स सिर्फ इंस्ट्रूमेंट तक सीमित नहीं है, ये एक सोच थी। जो चीज़ हमें साफ दिखती है उसके पीछे भी कॉम्प्लेक्स नियम काम कर रहे होते हैं। न्यूटन ने रोशनी को बताने के बजाय उसे समझाया। उन्होंने दिखाया कि ब्यूटी और साइंस अलग नहीं है। रंग सुंदर होते हैं लेकिन वही रंग फिजिक्स के नियम भी मानते हैं। ऑप्टिक्स ने न्यूटन को एक और नई पहचान दी थी। अब वो सिर्फ मोशन और ग्रेविटी के वैज्ञानिक नहीं थे, वो लाइट के भी कवि थे, लेकिन इक्वेशंस में। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे साधारण चीज़ें सबसे गहरे सवाल छुपाए रखती है। बस ज़रूरत है तो रुक कर देखने की, और न्यूटन यही करना जानते थे। चैप्टर 11। कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, वो युग बना देती हैं। आइजैक न्यूटन की ऐसी ही एक रचना प्रिंसिपिया, पूरा नाम फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। नाम लंबा था, भाषा कठिन और विचार अपने समय से बहुत आगे। लेकिन न्यूटन के लिए महत्व नाम का भाषा का नहीं था, महत्व साफ था। प्रिंसिपिया लिखने से पहले न्यूटन के दिमाग में कई सालों की मेहनत जमा हो चुकी थी। मोशन, ग्रेविटी, मैथमेटिक्स सब कुछ अलग अलग नहीं है, बल्कि सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये किताब इन सारे विचारों को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में रखने की कोशिश थी। न्यूटन ने पहली बार प्रकृति के नियमों को सिर्फ शब्दों में नहीं, मैथ्स के जरिए पेश किया। यह आसान काम नहीं था, मैथ्स उस समय इतनी डेवलप नहीं थी। न्यूटन को कई बार नई मैथमेटिकल टेक्निक्स खुद बनानी पड़ी। प्रिंसिपिया में न्यूटन ने बताया कि मोशन कैसे काम करता है, फोर्स कैसे असर डालता है और ग्रेविटी कैसे पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। यह किताब किसी आम रीडर के लिए नहीं थी, यह उन लोगों के लिए भी थी जो गहराई में जाकर चीज़ों को समझना चाहते थे। लेकिन इसका असर पढ़ने वालों से कहीं बड़ा था। इस किताब के बाद साइंस को देखने का तरीका ही बदल गया था। अब नेचर को अनुमान से नहीं, कैलकुलेशन से समझा जाने लगा। अगर कोई ग्रह चल रहा है तो उसका रास्ता निकाला जा सकता है। अगर कोई वस्तु गिर रही है तो उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। प्रिंसिपिया ने साइंस को सर्टेनिटी देती थी। इससे पहले साइंस में पॉसिबिलिटीज़ थी, अब लॉज भी थे। न्यूटन की यह सबसे बड़ी देन थी। यह किताब के प्रकाशित होते ही यह साफ हो गया कि यह एक ऑर्डिनरी बुक नहीं है। उस समय के महान वैज्ञानिकों ने इसके महत्व को पहचान लिया था। एडमंड हैली, जिनके नाम पर हैलीज कॉमेट जाना जाता है, उन्होंने न्यूटन को इस किताब के लिए इनकरेज किया और पब्लिकेशन में भी मदद की। अगर हैली का सपोर्ट न होता तो शायद ये किताब दुनिया तक पहुंचने में और देर लगती। इस किताब ने न्यूटन को इंटरनेशनल पहचान दे दी थी। अब वो सिर्फ एक टैलेंटेड थिंकर नहीं थे, वो साइंस के आधार स्तंभ बन चुके थे। लेकिन न्यूटन इस सफलता से ज़्यादा बदल नहीं गए। वो अभी भी शांत, गंभीर व्यक्ति रहे। प्रेज उन्हें असहज करती थी। उनके लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये थी कि उनकी थिंकिंग अब सॉलिड रूप में मौजूद थी। किताब की भाषा कठिन थी लेकिन विचार बिल्कुल साफ। न्यूटन का मानना था कि अगर नेचर सिंपल है तो उसके नियम भी सिंपल होने चाहिए, भले ही उन्हें सब समझना मेहनत का काम हो। दिस बुक रूल्ड साइंस फॉर नियरली 200 ईयर्स। किताब ने 200 सालों तक पूरे साइंस पे राज किया। आइंस्टीन के आने तक न्यूटन की फिजिक्स सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क रही। सिर्फ प्रिंसिपिया सिर्फ साइंस की किताब नहीं थी, यह एक मैसेज था कि यूनिवर्स को समझा जा सकता है, कि इंसान की बुद्धि इतनी सक्षम है कि वो प्रकृति के नियम खोज सके। किताब ने एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी थी। अब अगर कुछ नहीं समझ आता तो उसे मिथ कहकर छोड़ा नहीं जा सकता था। अब सवाल पूछे जाते थे, इक्वेशन कहाँ है, प्रूफ कहाँ है। न्यूटन ने साइंस को एक नई डिसिप्लिन दी। ये किताब साइलेंट थी लेकिन उसका प्रभाव सदियों तक गूंजता रहा। आज जब हम साइंस की बात मजबूती से करते हैं तो उसकी जड़ें इस किताब तक जाती हैं। न्यूटन ने इस किताब से यह साबित किया कि सोच को कागज पर उतारना एक रिवॉल्यूशन हो सकता है। प्रिंसिपिया उनकी सबसे बड़ी रचना थी और शायद साइंस की भी। चैप्टर 12। न्यूटन को समझना आसान नहीं है। उनके विचार साफ और सटीक थे लेकिन उनका व्यक्तित्व काफ़ी जटिल था। वो ऐसे इंसान नहीं थे जो आसानी से खुल जाएं, ना ही वे अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने रखते थे। न्यूटन ज़्यादातर खुद के साथ रहना पसंद करते थे। लंबी बातचीत, हल्की फुल्की हंसी या सोशल गैदरिंग्स, ये सब उन्हें थकाने लगता था। लेकिन इस चुप्पी के भीतर एक तेज दिमाग लगातार काम कर रहा होता था। न्यूटन के लिए सोचना कोई गतिविधि नहीं थी, ये उनकी आदत बन चुकी थी।
वो किसी आइडिया पर तब तक टिके रहते जब तक वो पूरी तरह क्लियर न हो जाए। इसी वजह से कई लोग उन्हें जिद्दी भी मानते थे। अगर न्यूटन को लगता कि वो सही हैं तो उन्हें मनाना लगभग नामुमकिन होता था। ये कॉन्फिडेंस कभी कभी एरोगेंस में भी बदल जाता था। वो आलोचना आसानी से नहीं लेते थे। अगर कोई उनके काम पर सवाल उठाता तो न्यूटन उसे पर्सनल लेवल पर महसूस करते थे। लेकिन इसका एक कारण था। न्यूटन ने अपने आइडियाज़ बेहद मेहनत से बनाए, सालों की सोच, सैकड़ों एक्सपेरिमेंट और एंडलेस कैलकुलेशन के बाद। इसलिए वो उन्हें आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। न्यूटन का विश्वास सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं था। वो बहुत गहराई से धर्म और अध्यात्म पर भी सोचते थे। उनका मानना था कि यूनिवर्स पूरी तरह अराजक नहीं है, इसके पीछे एक डिवाइन ऑर्डर है। लेकिन न्यूटन और धार्मिक मान्यताओं के बीच एक खास फर्क था। वो ब्लाइंड बिलीफ में यकीन नहीं करते थे। वो हर बात को पढ़ना, समझना और एनालाइज करना चाहते थे। उन्होंने बाइबल का भी गहरा अध्ययन किया, इतना गहरा कि कई बार साइंस से ज़्यादा समय उन्हें थियोलॉजी पर लगाया। उनका मानना था कि गॉड और नेचर एक दूसरे के विरोधी नहीं है। नेचर के नियम गॉड की सोच को समझने का तरीका है। आज के समय में एल्केमी को अंधविश्वास समझा जाता है, लेकिन न्यूटन के दौर में ये मैटर और चेंज को समझने की एक कोशिश थी। न्यूटन उसे भी साइंस की तरह गहराई से लेते थे। उनकी नोटबुक्स में एल्केमी से जुड़े कई नोट्स मिले, सिंबल्स, प्रोसेसेस, एक्सपेरिमेंट्स। ये सब दिखाता है कि न्यूटन किसी एक डायरेक्शन में सोचने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका दिमाग हर उस रास्ते पर गया जहाँ से सच्चाई दिखने की उम्मीद थी। न्यूटन का सबसे कमज़ोर पक्ष उनकी इमोशनल आइसोलेशन थी। वो भरोसा बहुत कम लोगों पर करते थे और जब करते थे तो पूरी तरह। लेकिन अगर भरोसा टूटा तो वो उसे कभी नहीं भूलते थे। उनके भीतर पुरानी बातों को पकड़ कर रखने की आदत थी। यह आगे चलकर कई टकरावों की वजह बनी। लेकिन उसी इमोशनल इंटेंसिटी ने उनकी सोच को एक्स्ट्रा डेप्थ भी दी। न्यूटन सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं समझते थे, वो अंदर की दुनिया भी खंगालते रहते थे। उनके प्राइवेट नोट्स में खुद की आलोचना, गलतियों का हिसाब और आत्मविश्लेषण मिलता है। वो खुद के सबसे बड़े जज थे। न्यूटन को पावर या फेम का ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था। जब उन्हें पोजीशंस मिली तो उन्होंने उन्हें ड्यूटी की तरह लिया, शोकेस की तरह नहीं। उनकी पर्सनालिटी स्मूथ नहीं थी, लेकिन वो रियल थी। न्यूटन परफेक्ट इंसान नहीं थे, वो सेंसिटिव भी थे, कभी कभी कठोर, कभी कभी असहज, लेकिन वो ईमानदार थे अपनी सोच के प्रति। और शायद यही वजह है कि उनके विचार इतने मजबूत बने। न्यूटन हमें याद दिलाते हैं कि महान सोच अक्सर परफेक्ट पर्सनालिटी से नहीं निकलती। कई बार वो इनर संघर्ष, इनर अकेलापन और आंतरिक ईमानदारी से जन्म लेती है। चैप्टर 13। महान विचार अक्सर शांति से पैदा होते हैं, लेकिन जब वो दुनिया के सामने आते हैं तो टकराव भी साथ लेकर आते हैं। न्यूटन का जीवन इस सच का एक साफ उदाहरण है। जितने गहरे उनके आइडियाज़ थे उतने ही तीखे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी। न्यूटन अपने आप पर भरोसा करते थे, और वो भी बहुत ज़्यादा, और यही भरोसा कभी कभी टकराव की वजह बन गया। सबसे पहले उनका टकराव हुआ रॉबर्ट हुक से। हुक भी अपने समय में एक बड़ा वैज्ञानिक नाम थे, ऑब्जर्वेशंस में तेज, एक्सपेरिमेंट्स में माहिर। लेकिन हुक और न्यूटन की सोच बहुत अलग थी। वो ज़्यादा इंट्यूसिव थे, न्यूटन ज़्यादा मैथमेटिकल। जब न्यूटन ने लाइट और ऑप्टिक्स पर काम शुरू किया तो हुक ने उन पर सवाल उठाए। न्यूटन को यह आलोचना सिर्फ साइंटिफिक नहीं लगी, उन्हें यह पर्सनल अटैक जैसा लगा। उनकी प्रकृति ऐसी थी कि वो आलोचना को दिल पर लेते थे। इस टकराव का नतीजा यह हुआ कि न्यूटन ने काफ़ी समय तक अपने काम को पब्लिक करने से दूरी बना ली। वो भीतर चले गए और ज़्यादा गहरे। सबसे बड़ा विवाद बाद में आया कैलकुलस को लेकर। इस बार सामने थे लेबनीज। लेबनीज ने भी चेंज को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल सिस्टम बनाया था। दोनों के काम में काफ़ी सिमिलरिटी थी, लेकिन सवाल यह था कि पहले किसने किया है। न्यूटन ने कैलकुलस पहले डेवलप किया था, लेकिन पब्लिश देर से किया। लेबनीज ने अपना काम पहले पब्लिश कर दिया। यहीं से आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। न्यूटन को लगा कि उनके आइडिया चुरा लिए गए हैं। लेबनीज को लगा कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से सोचा है। आज हिस्टोरियंस मानते हैं कि दोनों अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली पहुंचे थे, लेकिन उस समय मामला इतना शांत नहीं था। रॉयल सोसाइटी के भीतर जांच बैठी और दुर्भाग्य से उसमें न्यूटन काफ़ी प्रभावशाली स्थिति में थे। ऑफिशियल रिपोर्ट न्यूटन के पक्ष में गया, लेकिन लेबनीज की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा। इस विवाद ने न्यूटन की इमेज पर एक सवाल जरूर खड़ा किया, क्या उन्होंने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। यहाँ न्यूटन का ह्यूमन साइड दिखता है। वो महान थे लेकिन फ्लॉलेस नहीं। उनके लिए आइडियाज़ सिर्फ आइडियाज़ नहीं थे, वो उनकी पहचान थे, और पहचान पर हमला वो आसानी से सहन नहीं कर पाते थे। इन कॉन्फ्लिक्ट्स का न्यूटन पर असर पड़ा।
वो पहले से भी ज़्यादा रिजर्व्ड हो गए थे और अंदर ही अंदर काफ़ी तनाव भी झेल रहे थे। लेकिन एक बात साफ है कि इन विवादों ने उनके काम की वैल्यू कम नहीं की। लॉज ऑफ मोशन तब भी सच थे, ग्रेविटी तब भी काम करती थी और कैलकुलस तब भी दुनिया को समझा रही थी। कॉन्फ्लिक्ट साइंस का अंत नहीं होता, कई बार एक क्लियरिटी भी लाता है। न्यूटन के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें सिखाते हैं कि महान दिमाग भी भावनाओं से मुक्त नहीं होते। वे भी लड़ते हैं, गलतियां करते हैं और कभी कभी अपनी सीमाएं दिखा देते हैं। लेकिन न्यूटन की सबसे बड़ी ताकत यह रही कि उन्होंने इन टकरावों के बीच सोचना नहीं छोड़ा। विचार चलते रहे, काम आगे बढ़ता रहा। कई बार साइंस आगे बढ़ती है एग्रीमेंट से नहीं बल्कि डिसएग्रीमेंट से, और न्यूटन का जीवन इसका एक जीता जाता उदाहरण है। टकराव के बीच उनके आइडियाज़ टिके रहे और आज भी उतने ही मजबूत दिखते हैं। चैप्टर 14। न्यूटन की ज़िंदगी का एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब वो पूरी तरह पब्लिक लाइफ में प्रवेश करते हैं। अब तक वो ज़्यादातर खामोशी में काम करने वाले वैज्ञानिक थे, कम बोलने वाले, ज़्यादा सोचने वाले, लेकिन उनके काम की गहराई अब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी। न्यूटन को रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। यह उस समय साइंस की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मंच था। कुछ समय बाद न्यूटन को रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी चुना गया। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी और एक बड़ी पहचान भी। प्रेसिडेंट बनने के बाद न्यूटन का व्यवहार और भी डिसिप्लिन्ड हो गया। वो मीटिंग्स को पूरी गंभीरता से ले रहे थे, रूल्स पसंद करते थे और डिसिप्लिन चाहते थे। कुछ लोग उन्हें कठोर मानते थे, लेकिन कई जानते थे कि न्यूटन साइंस की प्योरिटी को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। रॉयल सोसाइटी में न्यूटन के इन्फ्लुएंस से साइंस का तरीका बदलने लगा। अब आइडियाज सिर्फ अंदाजे से नहीं, प्रूफ से स्वीकार किए जाने लगे थे। न्यूटन का नाम अब सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित नहीं था, वो सोसाइटी में एक अथॉरिटी बन चुके थे। इसी दौरान उन्हें सरकार की तरफ से एक और जिम्मेदारी दी गई। उन्हें रॉयल मिंट में काम सौंपा गया। रॉयल मिंट का मतलब था देश की करेंसी सिस्टम। यह एक साइंटिफिक काम नहीं था, लेकिन न्यूटन ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने कॉइन मेकिंग प्रोसेस को सुधारा, फ्रॉड रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। न्यूटन ने नकली सिक्के बनाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए, यहाँ तक कि कई लोगों को कानूनी सजा भी दिलवाई। इस काम में उनकी लॉजिकल थिंकिंग और अटेंशन टू डिटेल बहुत काम आई। अब न्यूटन सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बन चुके थे। इसके बाद आया सबसे प्रतिष्ठित सम्मान। बहुत कम वैज्ञानिकों को उससे अवसर मिलता है। साल 1705 में न्यूटन को किंग नाइटहुड दी गई। अब उनका नाम सर आइजैक न्यूटन बन गया था। यह सम्मान सिर्फ उनकी डिस्कवरीज के लिए नहीं था, यह उस अवसर के लिए था जो उन्होंने सोसाइटी पर डाला था। यह पहली बार था जब किसी साइंटिस्ट को इस स्तर की सामाजिक प्रतिष्ठा मिली थी। इससे साइंस की इमेज भी बदल रही थी। अब साइंटिस्ट सिर्फ किताबों में खोया हुआ इंसान नहीं था, वो सोसाइटी का सम्मानित हिस्सा बन चुका था। न्यूटन ने इस ऑनर को किसी दिखावे की तरह नहीं लिया था। फेम उन्हें कभी सहज भी नहीं लगा, लेकिन अब उनकी आवाज़ सुने जाने लगी थी, उनकी राय को वैल्यू दिया जाने लगा। पब्लिक लाइफ में आने के बाद न्यूटन का फोकस आइडियाज से नहीं हटा। वो मानते थे कि पोजीशन टेम्पररी होते हैं और लेकिन नॉलेज स्थायी। वो चीज़ें उन्हें सबसे ज़्यादा संतोष देती थी कि वो थी उनकी वेल ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। न्यूटन ने पब्लिक रोल्स में रहकर भी साइंस की सीरियसनेस को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। उनके लिए अथॉरिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी था। रिस्पॉन्सिबिलिटी सच्चाई के प्रति, डिसिप्लिन के प्रति और फ्यूचर जनरेशंस के प्रति। न्यूटन का ये फेज हमें ये दिखाता है कि गहरी सोच सिर्फ एक कमरे में बंद रहकर नहीं रह सकती। जब उसका समय आता है तो वो सोसाइटी में अपनी जगह बना लेती है। न्यूटन ने पब्लिक लाइफ को चुना नहीं था, लेकिन जब वो बारी आई तो उन्होंने उसे भी पूरी जिम्मेदारी से निभाया। चैप्टर 15। कुछ लोग अपने समय को बदलते हैं और कुछ लोग उस समय को भी बदल देते हैं जो उन्होंने कभी देखा नहीं। न्यूटन दूसरे व्यक्ति थे। उनका जीवन एक निश्चित समय में जिया गया, लेकिन उसका प्रभाव समय से बाहर चला गया। न्यूटन के बाद दुनिया ने विज्ञान को अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हो रहा है, सवाल ये था कि क्यों और कैसे। न्यूटन ने साइंस को सोचने का तरीका दिया। उन्होंने दिखाया कि प्रकृति किसी कहानी से नहीं चलती, वो नियमों से चलती है और उन नियमों को इंसान समझ सकता है। न्यूटन के लॉज सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे, वो असली दुनिया में उतरे। पुल बनाने लगे, मशीन चलने लगी, शिप ज़्यादा सुरक्षित हुई और बाद में उड़ान संभव हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीछे न्यूटन की सोच एक शांत आधार की तरह मौजूद थी। इंजीनियर्स मोशन को कैलकुलेट कर पा रहे थे, आर्किटेक्ट्स बैलेंस को समझ पा रहे थे, एस्ट्रोनॉमर्स ग्रहों की चाल प्रिडिक्ट कर पा रहे थे। न्यूटन की फिजिक्स ने यूनिवर्स को प्रिडिक्टेबल बना दिया था। अब विज्ञान अनुमान पर नहीं चल रहा था, वो कैलकुलेशन पर आधारित बन चुका था। न्यूटन के बिना स्पेस साइंस की कल्पना नहीं की जा सकती। सैटेलाइट सही ऑर्बिट में तभी रह पाते हैं जब ग्रेविटी को समझा जाए। रॉकेट्स तभी सफल होते हैं जब मोशन के नियमों का पालन किया जाए।
ये सब न्यूटन की विरासत है, लेकिन न्यूटन की लेगेसी सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने सोचने की संस्कृति बदली। अब अथॉरिटी से सवाल पूछना गलत नहीं था, अब प्रूफ मांगना भी अभद्रता नहीं थी। न्यूटन ने साइंस को फेथ से अलग किया, लेकिन इग्नोरेंस से नहीं जोड़ा। उन्होंने बताया कि डाउट अगर ईमानदार हो तो वो एक ट्रूथ की तरफ हमें ले जाता है। न्यूटन के बाद आइंस्टीन आए और आइंस्टीन ने भी माना कि उन्होंने आगे न्यूटन की वजह से देखा। आइंस्टीन न्यूटन की सीमाएं दिखाई, लेकिन न्यूटन की नींव को कभी नहीं नकारा। ये किसी भी महान थिंकर की सच्ची पहचान होती है। न्यूटन की लेगेसी ये नहीं है कि वो हमेशा सही थे, उनकी लेगेसी ये है कि उन्होंने सही सवाल पूछने की हिम्मत दी। आज भी जब कोई रिसर्चर व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा होता है या कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम हल करने बैठता है तो न्यूटन की सोच चुपचाप वहाँ मौजूद होती है। न्यूटन ने साइंस को एक डिसिप्लिन दिया, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मैथमेटिक्स का। ये 3 पिलर्स आज भी साइंटिफिक मेथड की रीढ़ है। उनकी सोच ने दुनिया को तेज नहीं किया, उसने उसे स्थिर और भरोसेमंद बना दिया था। न्यूटन हमें ये सिखाते हैं कि असली प्रगति शोर से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से होती है। विरासत सिर्फ स्टैचूज से नहीं बनती, जो विचारों से बनती है। और न्यूटन के विचार आज भी जिंदा है, हर उस जगह जहाँ कोई सोचता है और मानता है कि जब तक समझ न लें। न्यूटन ने मॉडर्न वर्ल्ड को ईंट पत्थर से नहीं बनाया, उन्होंने उसे विचारों से बनाया। और यही वजह है कि सदियों बाद भी उनका नाम साइंस के साथ जुड़ा रहता है। इसाक न्यूटन की कहानी किसी एक खोज पर खत्म नहीं होती, न ही किसी किताब पर और न ही किसी सम्मान पर। यह कहानी एक सोच पर, आकार पर ठहरती है। एक ऐसी सोच जो इंसान की सवाल पूछने से रोकती नहीं बल्कि सवालों के साथ ईमानदार रहना सिखाती है। न्यूटन ने कभी ये दावा नहीं किया कि उन्हें सब कुछ पता है। उन्होंने बस इतना कहा कि जो दिखाई दे रहा है उसे ध्यान से देखना जरूरी है, और जो समझ ना आए उससे डरना नहीं चाहिए। न्यूटन का सबसे प्रसिद्ध कथन है, इफ़ आई हैव सीन फर्दर इट इज़ बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। इस वाक्य में अहंकार नहीं है बल्कि इसमें समझ है। न्यूटन जानते थे कि वो अकेले नहीं है। इससे पहले भी कई लोग सोच चुके थे, देख चुके थे और रास्ता साफ कर चुके थे। उनका काम उस रास्ते पर थोड़ा और आगे जाना था। न्यूटन ने दुनिया को ये नहीं सिखाया कि वो जीनियस कैसे बने, उन्होंने ये सिखाया कि पेशेंस क्या होता है, कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, कि कुछ सवालों को सालों तक साथ रखना पड़ता है। उनकी ज़िंदगी ये भी सिखाती है कि ग्रेटनेस हमेशा चमकदार नहीं होती, कई बार वो शांत होती है, एक कमरे में बैठी हुई कागज़ और पेन के साथ। न्यूटन ने दिखावे से दूर रहकर इतिहास बदल लिया। आज की दुनिया बहुत तेज है, हर किसी को तुरंत परिणाम चाहिए। न्यूटन हमें याद दिलाते हैं कि गहरी सोच धीरे चलती है, लेकिन जब वो चलती है तो बहुत दूर तक जाती है। उनकी सीमाएं भी, उनकी गलतियां भी और उनके आगे की चीज़ें भी, लेकिन उनकी ईमानदारी उनके अपने काम के प्रति अडिग थी। उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने सही रास्ता चुना। न्यूटन की असली देन फार्मूलाज नहीं, वो टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं। उनकी असली देन है सोचने की आज़ादी, वो भरोसा कि इंसान प्रकृति को समझ सकता है और समझदार उसे बेहतर बना सकता है। आज जब भी कोई बच्चा आसमान की तरफ देखकर क्यों पूछता है तो न्यूटन उसकी वहाँ मौजूदगी होती है। आज जब भी कोई साइंटिस्ट किसी इक्वेशन पर रुककर दोबारा सोचे तो न्यूटन की आत्मा भी वहाँ मौजूद होती है। ये ऑडियो बुक न्यूटन के लिए की गुणगान नहीं करती बल्कि न्यूटन को समझने की कोशिश करती है। एक इंसान जिसने यूनिवर्स की घुटनों पर बैठकर नहीं देखा बल्कि खड़े होकर देखा, और हमें भी खड़े होकर देखने की हिम्मत दी। न्यूटन की कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन उनके विचार यहीं से शुरू होते हैं। हर उस जगह जहाँ इंसान सोचने से पीछे नहीं हटता, यही न्यूटन की सच्ची विरासत है।